इनकी डेफिनेशंस हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। जो अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है या वॉलटरी पेंशन सिस्टम रूल्स हैं, इनकी डेफिनेशंस या इनकी एक्सप्लेनेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमें मज़ीद इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर वो आपको बता दे कि जी इन 2 प्लान्स के तहत पैसे आ रहे हैं, तो वी विल क्लासीफाई इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सही है, तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कर देंगे। तो अगर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ जो हमारे कोर्स में डेफिनेशंस के अंदर आएगा, जिस तरह रॉयल्टी है, डिविडेंड है, वो हम डेफिनेशंस के चैप्टर में पढ़ेंगे भी आके। तो ये मज़ीद डिफाइन नहीं की हुई, तो इसको बस यहाँ तक ही रखें। आगे, एनी अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट अदर देन द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा ये जहाँ से वर्डिंग शुरू हो रही है ना, एन एंसेस्टर्स, यहाँ से एक ब्रैकेट ओपन कर लें और इसको एंड तक ले जाना है आपने। एन एंसेस्टर अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड अबव। ये बेसिकली बात कर रहा है, इसको कॉम्प्रीहेंसिवली थोड़ा सा साइड पे करके लिख लें, ये बात कर रहा है रिलेटिव्स की। ये सारे रिश्ते आपके रिलेटिव्स में कवर हो जाते हैं। एंसेस्टर कौन हो गया? बुजुर्ग, पुराने, ठीक है। डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के डिसेंडेंट्स। दादा दादी डिसेंडेंट कौन है? नहीं, डिसेंडेंट बाद में आने वाले, वालिद की बहनें, ठीक है, चाचे वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है, वो डिसेंडेंट। अडॉप्टेड चाइल्ड भी इसमें डाल दिया, और ये इंडिविजुअल के और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के स्पाउस के भी, ठीक है। तो इसको मजीद हम जो आगे एक हमारी एक डेफिनेशन आनी है एसोसिएट की, एसोसिएट की डेफिनेशन में हम रिलेशंस रिलेटिव्स को पढ़ेंगे, तो उसमें मजीद इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको इस टॉपिक को जानने के लिए यहाँ पे इसको आप रिलेटिव क्लासीफाई कर लें कि अगर आपको कोई फेयर मार्केट वैल्यू मिले, किसी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी मिले, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। यानी कि इसको अगर मैं ऐसे क्लासीफाई करूं आपको समझाने के लिए कि ये गिफ्ट मिला है, गिफ्ट इन काइंड। अभी मैं कैश की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एनी अमाउंट, एनी अमाउंट को काट दें बेशक, इधर वो नीचे जाके कवर हो जाएगा, एनी अमाउंट को काट दें भी बेशक। तो गिफ्ट आपको मिल रहा है इन काइंड, ठीक है। ये आपको रिलेटिव्स से मिल रहा है या अदर देन रिलेटिव्स, अदर देन रिलेटिव्स, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। रिलेटिव्स में उसने ये सारे रिश्ते लिखे हुए हैं। तो अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है इन काइंड में, तो ये आपको रिलेटिव से मिल रहा है या अदर देन रिलेटिव्स मिल रहा है। अगर आपको रिलेटिव से मिल रहा है तो ये नो ट्रीटमेंट, इसकी कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपको अदर देन रिलेटिव्स मिल रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अब गिफ्ट के तौर पे अगर आपको गाड़ी मिल गई है और गाड़ी आपको किसी भाई से मिल गई है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अगर किसी सखी दोस्त ने दे दी है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। इन काइंड में जब भी कोई चीज़ आएगी तो हम क्या करेंगे, क्या अडॉप्ट करेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ये याद रखिएगा, इन काइंड में जब भी कोई चीज़ मिलेगी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो इसका हिस्सा बनेगी। अब इस लाइन को जरा एक दो फिर पढ़े। एनी अमाउंट काट दे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड, प्रॉपर्टी मतलब इन काइंड में आपको कोई चीज मिल रही है
प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। कोई चीज बगैर किसी कंसिडरेशन के मिल जाए तो वो भी तोहफा ही होती है ना, ठीक है, लेकिन उसने आगे लिख दिया और रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और प्रॉपर्टी जो आपको मिल रही है बगैर किसी कंसिडरेशन के या गिफ्ट के तौर पे मिल रही है, अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि ऊपर वाली लाइन अलग है, नीचे क्लैरिफिकेशन अलग है। ऊपर उसने सिंपल ये लिखा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। सिंपल, कोई भी आपको गिफ्ट मिल रहा है, इन काइंड मिल रही है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर आपको मिल रही है तो ये जनरल रूल ये है कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसकी क्लैरिटी उसने आगे की है कि अदर देन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, ये वो उस गिफ्ट की बात कर रहा है जो कि अदर देन रिलेटिव्स है, ठीक है। तो वो लिखा उसने थोड़ा सा ऐसे हुआ है, और अगेन इसको आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है बस, क्योंकि हमने इनकी ट्रीटमेंट्स को पढ़ना है। सही है, क्वेश्चन में इसकी ट्रीटमेंट आएंगी, ये नहीं पूछेगा कि इसको, ऐसा सवाल नहीं आएगा कि इसको लिख के बताना पड़ेगा सारा कुछ। इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना जरूरी है, लेकिन ऑब्वियसली इसको समझना भी जरूरी है कि बुक में कैसे लिखा है। ठीक है जी, गिफ्ट आ गया आपको, अगर रिलेटिव से आ रहा है तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और अगर अदर देन रिलेटिव्स आ रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर उसको डाल देंगे। जिस पर्सन को रिसीव हो रहा है उसकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। अगला पॉइंट, इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कोई कंपनी अपने इशू करे तो वो जिस शेयर होल्डर को करेगी उस शेयर होल्डर की वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। बोनस शेयर्स अगर कंपनी इशू करे तो वो जिस शेयर होल्डर को इशू कर रही है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ये नया कॉन्सेप्ट आया था, इसमें पिछली से पिछली टर्म में आई गेस आया, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बोनस शेयर्स आपने याद रखना है कि बोनस शेयर्स कौन से होते हैं जो बगैर पैसों के मिल जाते हैं। एक तो शेयर्स होते हैं ना कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, पैसे दे के शेयर्स खरीदते हो, ठीक है, आप उसके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के, तो आप उसके पैसे देते हो, 10 रुपए का शेयर है तो आप 10 रुपए देते हो, उसके अगेंस्ट वो आपको सर्टिफिकेट देता है, कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट आता है और उसमें लिखा आएगा कि 10 रुपए का एक शेयर आपके नाम पे किया, ठीक है, वो आपने पैसे दे के शेयर्स खरीदा। दूसरा ये होता है कि जब आप शेयर होल्डर बन जाते हो तो कभी कभार कंपनी फ्री में शेयर्स दे देती है, कह देती है कि जिसके पास 100 शेयर है उसको 2 शेयर दे देंगे, किसी के पास 500 शेयर है तो उसको 4 शेयर दे देंगे। वो बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी कंसिडरेशन के बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। तो इसके बारे में उसने कहा है कि बोनस शेयर वो वाले जो शेयर्स होंगे वो जिस शेयर होल्डर को मिलेंगे वो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा, क्योंकि उसने शेयर होल्डर ने तो उसके पैसे नहीं ना दिए, कंपनी ने एडिशनल शेयर इशू कर दिए। लगी समझ? तो ये याद रखना है कि बोनस शेयर वो शेयर्स है जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देती है। बोनस नाम से याद आ रहा है, पता चल रहा है कि बोनस के तौर पे शेयर्स इशू है। आगे चलें जी। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन, एडवांस, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और गिफ्ट बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर। अच्छा, ये पढ़ाऊंगा बाद में, पहले थोड़ा सा इसको यहाँ से समझना पड़ेगा हमें। पहली बात तो ये कि ट्रीटमेंट हमने देखनी है लोन की, एडवांस की, थर्ड पॉइंट क्या लिखा था इसने, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर, डिपॉजिट फॉर issuance of shares, और चौथा पॉइंट क्या है, गिफ्ट। अब यहां पे देखें, यहां इससे पहले पॉइंट में गिफ्ट मैंने आपको क्या कहा था,
हाँ नहीं, रिलेटिव तो था ही, नॉन रिलेटिव था, क्या था ये, इन काइंड था, ठीक है। तो उसकी फेयर मार्केट, यहाँ पे जो गिफ्ट है ये कैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो गिफ्ट है उसकी क्या, इसलिए मैंने ऊपर आपको एनी अमाउंट वाला पोर्शन है वो खत्म करवा दिया था कि वो एनी अमाउंट को आप काट दे बेशक। इस पॉइंट में वो गिफ्ट की बात वो करेगा जो कैश में होगा। इससे पहले पॉइंट में उस गिफ्ट की बात कर रहे थे जो इन काइंड आ रहा था। क्या विजिबल नहीं है ये वाला, क्या करें फिर अब इसका, बाहर करिए ऐसे है यहाँ पे। हाँ ब्लू वाले से लिख लेते हैं अब, यही है। अच्छा अब नेक्स्ट आगे ब्लू से लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब गिफ्ट कौन सी बात कर रहे हैं, जो कैश में आएगा। जो गिफ्ट हमारा इन काइंड था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैश गिफ्ट, ये चार हमारी अब चीजें आ गई हैं, लोन है, एडवांस है, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस है और गिफ्ट है। अब इसकी हमने ट्रीटमेंट देखनी है क्या हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए ना सबसे पहले हमें एक चीज ये देखनी पड़ेगी, पर्सन होल्डिंग NTN, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। पर्सन होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर, यस। पर्सन होल्डिंग नेशनल टैक्स नंबर, नो। नेशनल टैक्स नंबर का कोई आइडिया है? NTN क्या होता है? जब आपने टैक्स जमा कराना होता है हुकूमत के खजानों के अंदर, तो आपको पहले टैक्स वालों के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। जब आप टैक्स की अथॉरिटी, टैक्स की अथॉरिटी क्या है? FBR, हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना, बोर्ड। तो आपको पहले FBR में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो वो फिर आपको एक नंबर देता है जिसे NTN कहते हैं, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। जिस तरह हमारा एक ID कार्ड नंबर है ना, वो नादरा से इशू होता है, ठीक है। हम नादरा में जाके रजिस्टर कराते हैं अपने आप को कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, सिटीजन है। तो वो हमें एक कार्ड ID कार्ड के तौर पे देते हैं, तो उस पर लिखा होता है ID कार्ड नंबर। इसी तरह अब ID कार्ड तो हमारी शिनाख्त हो गई। अब अगर टैक्स जमा कराना है तो टैक्स जमा कराने से पहले आपको FBR में रजिस्टर होना पड़ता है, और उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक नंबर अलॉट होता है जिसे हम NTN नंबर कहते हैं। ये NTN नंबर हर इनफरादी बंदे का भी होता है जिसे टैक्स जमा कराना है, ये NTN नंबर हर कंपनी का भी होता है, ठीक है। कंपनीज ने भी जो टैक्स जमा कराना तो वो भी पहले रजिस्टर होंगे तो NTN नंबर आएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह इट्स लाइक योर ID कार्ड नंबर ना, ID कार्ड नंबर की जितनी अहमियत है उतनी ही इसकी है, ठीक है। तो NTN जो है, नेशनल टैक्स नंबर, जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं FBR के अंदर ताकि आप टैक्स की पेमेंट्स कंटिन्यू करें, तो तब एक नंबर दिया जाता है जिसे NTN नंबर कहा जा सकता है। ये नंबर लेके आप FBR की वेबसाइट पे एंटर करेंगे ना, तो अगर मेरा नंबर है तो वो सारा डिटेल आ जाएगी कि क्या ये पर्सन टैक्स जमा करा रहा है, वो उसका एक्टिव नॉन एक्टिव लिखा आता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इंडिविजुअल बिजनेस अगर कारोबार करता है तो बिजनेस क्या है इसका, ठीक है। ये एक्टिवली टैक्स वालों को जमा करा रहा है कि नहीं करा रहा। अगर ये नॉन एक्टिव है, मतलब नहीं जमा करा रहा टैक्स वालों को टैक्स, तो ये नॉन एक्टिव होता है। तो सारा स्टेटस हमारा शो हो जाता है इस नंबर की बेस के ऊपर, सही है। तो वो फिर ये इट्स अ डिटेल, फिर इसके ऊपर मजीद आप अब नेक्स्ट क्लासेस में जाके इसको कहीं पे हमारा या इसी में कहीं भी टॉपिक में क्लियर करना हो कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक के लिए याद रखना ज़रूरी है कि FBR में टैक्स अथॉरिटीज़ में अपने आप को रजिस्टर जब कराते हैं तो एक टैक्स नंबर देते हैं जिसे हम NTN नंबर कहते हैं। तो अब बात मैं करूँगा इस टाइम सिर्फ लोन की और कैश गिफ्ट्स की, ठीक है, लोन की और कैश गिफ्ट्स की। अगर किसी पर्सन ने लोन देना है या किसी को कैश गिफ्ट देना है और वो पर्सन है जिसका NTN नंबर है, NTN नंबर है,
तो वो किस तरह से दे सकता है, क्या मोड यूज करेगा लोन या कैश देने का? वो मोड यूज करेगा क्रॉस चेक या फिर एनी अदर बैंकिंग चैनल। क्रॉस चेक का पता क्या होता है? नहीं पता? कभी किसी से नहीं मिला क्रॉस चेक? एक इस तरह का पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, चेक को ही क्रॉस चेक कह लें आप एक तरह के, ठीक है। उस चेक के ऊपर अगर इस तरह 2 लाइंस लगा दें ना साइड पे, या 2 लाइंस लगा दें, या फिर यहां पे उस बंदे का नाम लिख दें जिसके नाम पे हो, तो वो क्रॉस चेक बन जाता है। मतलब ये कि जिसका नाम लिखा है ये सिर्फ वो ही जाके इन कैश करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। चेक तो कैश का भी होता है, कैश का चेक भी होता है, लेकिन कैश का चेक ये होता है अगर आपका चेक के इनके हाथ लग गया, ये जाके पैसे निकलवा लें, ठीक है ना। उसमें नाम नहीं लिखा होता, उसमें पे पे आगे कैश लिखा होता है, ठीक है। क्रॉस चेक वो होता है जिसमें उन्होंने साइड पे ऐसे 2 लाइंस लगा के क्रॉस कर दिया हो, या पे उस बंदे का नाम लिख दिया हो। वो अगर मेरा नाम लिखा जाएगा तो मेरे अलावा किसी के हाथ में भी लग गया तो वो चेक को इन कैश नहीं करवा सकता। तो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड कैश। बहरहाल हमारे लिए मकसद यहाँ भी ये है समझने का, अगर कोई बंदा किसी को लोन देना चाह रहा है या उसे गिफ्ट देना चाह रहा है कैश में, लोन देना चाह रहा है या गिफ्ट देना चाह रहा है कैश में, और वो बंदा वो है जिसका एनटीएन नंबर है, तो वो कैसे देगा? क्रॉस चेक के थ्रू देगा या एनी अदर बैंकिंग? और क्या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे यार, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, या एटीएम के थ्रू ट्रांसफर कर दे, ठीक है, या एटीएम के थ्रू ट्रांसफर कर दे। तो ये है एनी अदर बैंकिंग चैनल्स, मतलब एटीएम के थ्रू कर दे, ऑनलाइन कर दे, ये सही है। तो लॉ ये कहता है अगर आपने किसी को लोन देना है या किसी दोस्त को आपने कैश गिफ्ट देना, सलामी देनी है उसकी शादी की, तो कैसे देनी है? क्रॉस चेक के थ्रू देनी है या एनी अदर बैंकिंग चैनल। अगर ऐसा ना किया, अगर ऐसा ना किया, आपने अपने दोस्त को कैश में गिफ्ट देना था और ना वो क्रॉस चेक के थ्रू दिया, ना वो बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया, कैश में दे दिया, तो जो दोस्त रिसीव कर रहा होगा उसके लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। रिसीवर के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा अगर ऐसा ना किया। अगर ऐसा, इसे लिख बाद में ले, पहले इधर फोकस करें, आखिरी 5 मिनट आपको दे दूंगा लिखने में, ठीक है। अब अगर एक पर्सन जिसका एनटीएन नंबर नहीं है उसके लिए एक ही तरीका है और वो क्या है? क्रॉस चेक। ठीक है, समझना है बात को बड़े गौर से। अगर आप लोन दे रहे हैं या आप गिफ्ट दे रहे हैं कैश में, सिर्फ इन दो की भी बात कर रहा हूं। अगर आप लोन दे रहे हैं या आप गिफ्ट दे रहे हैं कैश में और आपके पास एनटीएन नंबर है, तो आप क्रॉस चेक के थ्रू दे सकते हैं या किसी और बैंकिंग चैनल के थ्रू दे सकते हैं। अगर आप ये दोनों मोड्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई और मोड यूज करेंगे या कैश में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? जो बंदा रिसीव कर रहा होगा उसके लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगा। रिसीवर के लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, अगर आप इनके ये वाले मेथड यूज करेंगे क्रॉस चेक के, तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। लॉ ने सख्ती से किसको पकड़ा है? जो पैसे रिसीव कर रहा हो, ठीक है, ताकि उसको भी पता हो ना कि भाई मेरे साथ ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और, आपके पास एनटीएन नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता है
ये चीजें देने का, लोन या गिफ्ट कैश में, और वो रास्ता कौन सा है? क्रॉस चेक। लगी समझ? सब क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, वैसे अगर आप देखें तो एक पर्सन का एंटीएन है या नहीं है, दोनों सूरतों में वो कैश में दे ही नहीं सकता, ऐसे ही है ना? या वो क्रॉस चेक देगा या कोई और बैंकिंग चैनल के थ्रू देगा। कैश में देना वैसे ही अलाउ नहीं है, क्योंकि कैश के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए वो नॉन डॉक्यूमेंटेड शुमार की जाती है ना, ठीक है? तो जब नॉन डॉक्यूमेंटेड शुमार की जाएगी तो फिर ऑब्वियसली वो बुक्स में नहीं आएगी, टैक्स की किताबों में नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम किसको होगा? प्रॉब्लम किसे होगा? रिसीवर को। रिसीवर ने ये देखना है कि उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी कि नहीं। सही है? कोई क्वेरी किसी की तो बताए। अब लिख लें हमेशा किसे तसल्ली से। इंडियन नंबर है सर, उसमें भी लोन और गिफ्ट। अभी लोन और गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये बुक दिखाइए, ये कौन सी बुक है? दिखाएं। ये जो एग्जाम्पल 1 इसमें दिए ना, ये जरा भेजिए ग्रुप में, एग्जाम्पल 1 की तस्वीर ग्रुप में भेजिएगा। भाई समझ लगी कि नहीं लगी? मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने वाला काम है, तवज्जो तलब काम है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही है? सेंड किया है? कर दे। ये इसकी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। आपकी बुक में भी होगी, सारी बुक्स में ही है। फिलहाल मुझे वहाँ से नज़र आई तो मैंने कहा आपको देख लिया। वैसे भी आपको व्हाट्सएप आ जाता है। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन है बहुत डिटेल में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बनाने तो नहीं लगे तस्वीर है। आ गई है? मुझे नहीं मिली। जी ये आ गई है सबके पास तस्वीर एक? आप मोबाइल चेक ऑन करें पहले अपना, मोबाइल में आई तस्वीर की नहीं आई? मोबाइल ऑन करें। आ गई मोबाइल में? ठीक है, इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखें जरा। एग्जांपल नंबर 2 देखें, सबके पास है? कॉलेज कैंटीन ऑनर रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट। जो कॉलेज कैंटीन का ऑनर है उसको ये वाली अमाउंट्स मिली हैं।
loan of rupees 20,000 is received in cash from a student not having NTN. अच्छा, आपने सोल्यूशन नहीं देखना भाई, किसी ने देखे ना कहिएगा सर कि नहीं सर देखना है, नहीं सर देखना, ठीक है। अच्छा सोल्यूशन है नीचे, अच्छा नहीं, हाँ बस नहीं देखना, यही कंट्रोल है, नहीं देखना, ठीक है। हाँ, लोन ऑफ रुपीज 20,000 का लोन है, इज रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम अ स्टूडेंट नॉट हैविंग NTN। अच्छा यहाँ पे आ जाए जरा, अपने रूल पे आते हैं। ये जो कैंटीन वाला है उसको लोन मिला है, ऐसे ही है, तो हमने कैंटीन वाले की टैक्सेबल इनकम निकालनी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसे एक ऐसे पर्सन से लोन मिला है जिसका NTN नहीं है, और कैसे मिला है? कैश में मिला है। तो क्या उस कैंटीन वाले की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गई है? बन गई। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं सबसे पहले क्या ले जाऊंगा? 20,000। लगी समझ? लगी समझ आपको? लास्ट में है वो ऐसे देख रहे हैं, हो क्या गया यहाँ पे, एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स के। लोन ऑफ रुपीज 25,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ टीचर हैविंग NTN इन कैश। होल्डिंग NTN, यस, लोन मिला है लेकिन कैश में मिला है, तो कैसे मिलना चाहिए था? तो ये भी उसकी क्या बन जाएगा? 25,000 अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, ठीक है। लोन ऑफ रुपीज 28,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम टीचर बी हैविंग NTN थ्रू क्रॉस चेक। NTN है, लोन कैसे मिला है? क्रॉस चेक। तो कैंटीन वाले के लिए ये नहीं बनेगा। क्लियर सारे? वो लग रही समझ? श्योर? लोन ऑफ रुपीज 30,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट नॉट हैविंग NTN थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर। NTN नहीं है, कैसे मिलना चाहिए था? ऑनलाइन मिला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना है? 30,000। तो कैंटीन वाले की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी बन गई? 75,000। देखिए अब यही आंसर है, यही आंसर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, ऑलरेडी कहीं पे दी हुई थी, तो मैंने कहा आपको बता दो इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए। हाँ जी, अब लगी समझ? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में आपको लगी? आपको अच्छा जी। अच्छा, ये तो हमने बात की थी लोन की और गिफ्ट की, ठीक है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना एडवांस, इस पे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन है, वो आज मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स से क्या मतलब है कि एक कंपनी ने न्यूली लॉन्च हुई, तो उसने अपने शेयर्स पब्लिक में इशू किए, ठीक है। अपने जो शेयर्स है उसे क्या किए? पब्लिक में इशू किए। जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो नॉर्मली एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कंपनी के लिए, शेयर कैपिटल होता है ना उसका, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और उससे जो पैसे मिले होंगे वो बैंक में डेबिट हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कंपनी के लिए, और जो पैसे मिले हैं वो बैंक में। उसके बाद शेयर्स के सर्टिफिकेट थे, उसने वो शेयर इशू किया और उसके एवज उसने पैसे खरीद लिए, पैसे ले लिए। तो जो पैसे लिए, तो अब जिस बंदे ने पैसे दिए वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके अंदर लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर शेयर्स इशू करते वक्त जो डिपॉजिट है वो कैश में लिया, तो वो क्या बन जाएगा? रिसीवर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए,
ठीक है, और यहाँ पे तो 1 लाख ही आएगा ना, जिसमें से 80,000 बैंक में जमा हुआ और कैश में कंपनी ने 20,000